हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू आवर चैनल अप्पी जी के। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको एनसीईआरटी की जो हिस्ट्री की 6 क्लास की बुक थी अवर पास्ट हमारे अतीत, उससे रिलेटेड हमने जितनी भी थ्योरी थी 10 चैप्टर्स थे सारे कवर कर लिए हैं। अब हम आपको एमसीक्यू कराएंगे चैप्टर वाइज। तो पहला चैप्टर हमारा था क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज उससे रिलेटेड एमसीक्यू कराएंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है फ्रेंड्स कि जो यूट्यूब पे लोग तैयारी करा रहा है तो वो एक वीडियो 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की करवा रहा है और उसमें से कंटेंट मुश्किल से फंसता है 1 या 2 नंबर का। और कभी कभी तो हम लोग 20-20, 25-25 वीडियो देखते हैं, उसमें से 1-1, 2-2 नंबर का कंटेंट फंसता है। तो आप थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। इसमें हम मुश्किल से 8 या 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, लेकिन आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप थ्योरी जो हमने पढ़ाई है वो पढ़ लीजिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप सुन सकते हैं, आराम से फ़ोन को वीडियो को ओपन करके चला लीजिए, आराम से सुनते रहिएगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और बाद में ये 10 या 12 क्वेश्चन ऐसे ही डेली क्वेश्चन लेकर आएंगे, जब मतलब टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी लेसन हम पढ़ाएंगे अब उसके साथ में ही करते जाएंगे। इस बार तो नहीं किया था, तो एक साथ हम सारी सीरीज़ दे रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपको एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन रखे हुए मिलेंगे। जो एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। लेकिन आजकल क्या है ना कि हम लोग ये देखते हैं किसी के पास अगर ज़्यादा पब्लिसिटी है तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे, अपना वहाँ पे 100% देंगे, चाहे वो कैसा भी पढ़ा रहा हो, क्यों ना वो 2-4 साल पुरानी वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियो होती हैं उन्हीं को फिर से अपलोड कर रहा हो, वही चीज़ है। लेकिन नहीं, हमें वहीं पढ़ना है क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा है। तो आप लोग भीड़ के चक्कर में ना पढ़ें, सॉलिड कंटेंट जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर देखना, और अगर नहीं अच्छी लगे तो मत देखना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन ये सिर्फ आपके फ़ायदे के लिए है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा यहाँ पे कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है, किसके बारे में कथन दिया गया है, तो गेहूं और जौ के बारे में कथन दिया गया है। तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। अब आपको बताना है जो गेहूं और जौ की फसल थी, क्या मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई थी। दूसरा बी वाला ऑप्शन हमारा है कि इन फसलों के उपजाने का जो क्षेत्र था ये हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। अब उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है वह आपको बताना। तो पहले गेहूं और जौ फसलों की बात की गई है। तो आपने जब चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 1 तो वहाँ पे पढ़ा था गेहूं और जौ के बारे में डिटेल से। तो अब आपको ये बताना है कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। तो ये जो कथन है सही है या गलत, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ को उपजाया था। और कितने वर्ष पूर्व उपजाया था, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व, तो लगभग 8000 वर्ष पूर्व जो है मानव ने गेहूं और जौ को उपजाया था। और फिर दूसरा जो पॉइंट है हमारा कि इन फसलों के उपजाने का क्षेत्र हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थीं। तो ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन जो फसलों को उपजाने का कार्य हुआ करता था वह सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के क्षेत्रों में हुआ करता था। आपको याद होगा अगर आपने ध्यान से थ्योरी पढ़ी होगी, तो जो फसलों को उपजाने का कार्य हुआ करता था वह हिमालय विंध्य की पहाड़ियों पर नहीं बल्कि कहाँ हुआ करता था, तो ये जो है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों पर हुआ करता था। इसलिए कथन जो 2 है वह गलत है, लेकिन ए वाला जो है वह सही है। और फ्रेंड्स जो गेहूं के उपजाने के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं वह कहाँ से मिले हैं, तो वह मेहरगढ़ से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये बलूचिस्तान में है। और फ्रेंड्स जो चावल उपजाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले वह कहाँ से मिले हैं, तो ये संत कबीर नगर के लोहरा देव से में मिले हैं, ठीक है। कहाँ, तो संत कबीर नगर है उसमें लोहरा देव में मिले हैं। और ये साक्ष्य जो है ये 9000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और कृषि का जो विकास हुआ था ये गारो तथा मध्य भारत के विंध्य पहाड़ियों क्षेत्रों में हुआ था, ना कि हिमालय और विंध्य की पहाड़ियों पर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा,
पहला वाला तो सही है और दूसरा गलत है। अब बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वह करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, केवल एक जो है वह सही है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। कथन क्या दिए गए हैं? आरंभिक नगरों का विकास सिंधु वॉइस की सहायक नदियों के किनारे हुआ। तो आपको बताना है जो आरंभिक नगरों का विकास हुआ सिंधु या फिर इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। तो आपको बताना ये सही है या गलत। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो आरंभिक नगरों का विकास हुआ वह सिंधु और इसकी सहायक जो नदियाँ थी उनके किनारे हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा है कि गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। अब आपको बताना है कि ये कथन जो है ये सही है या फिर गलत है। तो दूसरा कथन जो दिया गया है हमारा ये गलत दिया गया है कि गंगा इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ। ये जो कथन है ये गलत दिया गया है। ठीक है, गंगा और जो सहायक नदियां हैं इनके किनारे जो नगरों का विकास हुआ था वह लगभग कितने, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ना कि 5000 वर्ष पूर्व। कितने, तो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, ना कि 5000 वर्ष पूर्व। और सिंधु नदी के किनारे सभ्यताएं जो हैं ये पहले ही विकसित हुई थी। तो ये जो कथन है हमारा दूसरा वाला ये गलत दिया गया है। पहला वाला कथन जो है ये हमारा सही दिया गया है कि आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी मानी जाती है 4700 वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? तो 4700 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो जो हमारा सही वाला आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कि केवल एक सही है। दूसरा वाला कथन जो हमारा दिया गया है वह गलत है। ठीक है, अब तुम लोगों में से जिन बच्चों ने सीटीएट का एग्जाम दिया होगा उन्हें 2 क्वेश्चन देखकर ही अंदाजा लग गया होगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना हाई है। क्योंकि जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता है कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। ये नहीं कि बस हिस्ट्री का मतलब है स्टार्ट हो गए, जहाँ से मन किया वहाँ से शुरू हो गए। सीटेट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो जो गंगा नदी के किनारे दक्षिण में इसकी सहायक नदी है, ठीक है, अब याद रखना है आपको, जो गंगा नदी है इसके दक्षिण में इसकी सहायक नदी है। सहायक नदी कौन सी है? सोन नदी। ठीक है, जो सोन नदी के आसपास का क्षेत्र है इसे हम लोग प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? तो इसे प्राचीन काल में मगध कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो मगध कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला जो है वह करेक्ट हो जाएगा। और मगध जो है ये प्राचीन काल का जो है सबसे बड़ा राज्य था। मगध जो है प्राचीन काल में सबसे बड़ा राज्य था और इसके जो शासक हुआ करते थे वे बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। और फ्रेंड्स उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी जिसका नाम था मगध। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, भारत देश के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अब आपको भारत देश यानी कि अपने देश के बारे में जो कथन दिए गए हैं उनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। पहला जो कथन दिया गया है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ पे कहा गया है कि 2500 वर्ष पूर्व जो उत्तर पश्चिम से ईरानी और यूनानी आए थे, ठीक है, तो इन्होंने जो है ये सिंधु को क्या बोला था? हिंदोस या फिर इंदोस बोला था। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि जो प्रदेश था उसको क्या कहा था? तो इंडिया कहा था। तो ये बात जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख जो है ये संस्कृत भाषा की आरंभिक कृति जिसका नाम है ऋग्वेद
इसमें मिलता है। तो आपको बताना है कि जो भरत नाम का प्रयोग हुआ, ये उत्तर पश्चिम में जो रहने वाले लोगों का एक समूह हुआ करता था, इस समूह के द्वारा उल्लेख किया गया है। और ये जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा मिलता है। और ये इसकी जो आरंभिक कृति है, जो शुरुआत में कृति की है इसकी जो, वो हमें किससे मिलती है, तो वह हमें ऋग्वेद से मिलती है। तो ये बात भी बिल्कुल एकदम से सही कही गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ऋग्वेद जो है ये संस्कृत की सबसे आरंभिक कृति है, ये बात भी आपको याद रखना है। और ऋग्वेद जो है ये कितने वर्ष पुराना माना जाता है, तो 3500 वर्ष। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद कृति कितनी साल पुरानी है, या फिर ऋग्वेद कृति जो है ये 3500 वर्ष पूर्व इसका आरंभ माना जाता है। तो ये बात सही है, ठीक है, इस बात को। और इसी भारत समूह के नाम का प्रयोग जो है ये हमारे देश के लिए होने लगा, जिसका नाम पड़ा भारत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा कि 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब फ्रेंड्स एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपको अगर फोकस करना है तो वो निगेटिव क्वेश्चन पे करना है, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी में होते हैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, ठीक है। हमने बस ऐसे ही पढ़ा कि पांडुलिपियों के संदर्भ में, यानी कि पांडुलिपि की बात हो रही है, तो बस हम ऐसे ही पांडुलिपि का जो सबसे पॉजिटिव ऑथेंटिक आंसर होगा बस वही टिक कर देते हैं। अरे भाई पहले देख तो लो कि नहीं पूछ रहा निगेटिव का, भाई तो निगेटिव ही होगा, तो पहले निगेटिव को ढूंढो। तो यहाँ पे कहा गया है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। तो चलो पढ़ते हैं पांडुलिपियों के बारे में। पहला दिया गया है कि अंग्रेजी में पांडुलिपियों के लिए मेनू स्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मेनू, जिसका अर्थ क्या होता है, हाथ, हाथ से निकला है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सही है गलत है बताइएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा है कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तक को पांडुलिपि कहलाती थी। तो जो अतीत में पुस्तकें लिखी गई हैं, पुस्तकें जो है पांडुलिपियां कहलाती थी। तो ये बात भी एकदम से सही है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि पांडुलिपियों के मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती हैं। जो पांडुलिपियां हैं ये केवल, यहाँ पे देखिएगा, पांडुलिपियां केवल मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती हैं, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो ये बात जो है ये गलत है, क्योंकि जो पांडुलिपियां हैं ये मंदिर और बिहारों के अतिरिक्त भी अन्य स्थानों से प्राप्त होती हैं। और साथ ही साथ ये पांडुलिपियां जो हैं ये विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हैं, एक ही भाषा में नहीं, अलग अलग भाषाओं में प्राप्त हुई है, जिनमें से एक तो संस्कृत हो गई, प्राकृतिक और तमिल भी शामिल है। इनमें ये 3-4 तरह की भाषाएं शामिल है। तो यहाँ पे कहा गया है केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है और केवल मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती हैं, ऐसा नहीं है, अन्य जगहों पर भी मिली हैं। तो हमारा निगेटिव कौन सा हो जाएगा, ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो निगेटिव का आंसर तो निगेटिव ही होगा। नीचे फोर्थ वाला भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि पांडुलिपियों ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो पांडुलिपियां होती थी ये ताड़ के पत्तों को काटकर और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले एक भुर्ज नाम का पेड़ था उसकी छाल से विशेष तरीके से तैयार किया जाता था उसको, और उसी पर जो है ये लिखी जाती थी। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा कि पांडुलिपियां केवल मंदिर और बिहारों में प्राप्त होती थी, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई। ये जो है ये नेगेटिव आंसर है और क्वेश्चन भी नेगेटिव पूछा गया था। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करते हैं, देखिएगा। पहला दिया गया है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उकेरे जाते थे, ठीक है, या फिर उत्कीर्ण किए जाते थे, ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, या फिर उकेरे जाते थे फिर उत्कीर्ण किए जाते थे, अभिलेख क्या कहलाते थे। ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख कहलाते थे। अब आपको बताना है ये बात सही है या गलत है। तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा गलत दिया गया है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे वे अभिलेख जो थे वह नहीं कहलाते थे, ठीक है। तो अभिलेख कहलाते क्या थे, तो अभिलेख वो होते थे
जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह होती थी उस पर उत्कीर्ण किए जाते थे, उन्हें अभिलेख कहते थे। और यहाँ पे इसने ये जो केवल पत्थरों पर लिख दिया है, इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वह निगेटिव हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पे ये लिखता कि ऐसे लेख जो पत्थरों अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर, मतलब यही नहीं है कि धातु पर ही लिखा जाए या पत्थरों पर, कभी कभी स्तंभों पर भी ये लोग लिख दिया करते थे, कभी कभी चट्टानों पर भी लिख दिया करते थे, तो ये कठोर सतह वाली जगहों पर लिखे जाते थे, वो अभिलेख कहलाते थे। अब देखते हैं दूसरा, पहला तो हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा है कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग, ठीक है, कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों का पालन को इस तरह उजागर करवाते थे ताकि लोगों ने देखा व पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। क्या कर सके? तो कभी कभी शासक जो होते थे अथवा अन्य लोग वह अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग जो है उन्हें देख सकें व पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें, इसलिए वह जो है ऐसी जगहों पर उत्कीर्ण करवाते थे। तो ये बात जो दी गई है बिल्कुल सही दी गई है। लोग इसीलिए अपने आदेशों को जो है उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देखें, उन्हें पढ़ें और उन्हें समझें और उनका पालन करें। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? केवल 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा, केवल 2, बाकी एक जो है वह गलत दिया गया है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इन अभिलेखों में राजा हो गए, रानियां हुई और अन्य लोग के आदेश होते हैं थे, ठीक है, उनका और उनके कार्य का विवरण मिलता है और उनके विषय में आदि जो है वे चीज़ें उल्लेख की गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? तो जो अशोक का कांधार से अभिलेख मिला है ये किन लिपियों में लिखा गया है? तो ये यूनानी और अरामाइक में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, यूनानी और अरामाइक। ठीक है, इस क्षेत्र में ये प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। इस क्षेत्र में इनका प्रयोग ही होता था कांधार इलाके में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो भर भर के एग्जाम में पूछे जाते हैं और सीटेट एग्जाम में तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए भैया, एजर्शन दिया गया पहला क्या है? एजर्शन कहता है कि ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो हैं ईपू यानी कि ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। अब आपको बताना ये जो कथन है ये सही दिया गया है। अब देखिएगा, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं, तो बात बिल्कुल सही है। अब इसका कारण जो दिया गया है वो आपको वो देखना है, क्यों कही जाती हैं? तो कारण है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, इसलिए ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां जो हैं ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। अब आप दोनों को एक दूसरे अगर कनेक्ट करेंगे तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए, अगर पहला आप कारण कथन पढ़ते हैं कि क्यों, मतलब कथन पढ़ेंगे कि ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। अब बात होती है कि क्यों जानी जाती हैं, तो इसका रीजन नीचे दिया गया है कि वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है, इसीलिए तो इसे ईसा पूर्व के रूप में जानी जाती हैं। एजर्शन और रीजन का मतलब यही होता है कि कारण क्या है। जो ऊपर वाला हमारा क्वेश्चन दिया होता है कथन या फिर एजर्शन, तो उसका मतलब यही होता है जो नीचे आर दिया गया है, कारण दिया गया है, जो रीजन दिया गया है, क्या वह बता रहा है कि इस कारण ऐसा होता था? अगर वो बता रहा है तब तो ठीक है, वरना वो उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो इसमें ये कारण भी सही बता रहा है और कथन भी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर जो है ये दोनों सही हैं और आर का सही स्पष्टीकरण का है ए का। ठीक है, ए का जो है आर सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। और फ्रेंड्स, इंग्लिश में ईसा पूर्व को क्या कहते हैं? तो आपने लिखा देखा होगा, इंग्लिश में हम लोग क्या लिखते हैं? बीसी लिखते हैं। ठीक है, बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
और कभी कभी आपने इस तरह से ई लिखा देखा होगा, ईसा पूर्व ना लिख के सिर्फ ई लिखा देखा होगा, ठीक है। वर्तमान में इन शब्दों का प्रयोग हम बहुत करते हैं, इस तरह का ई। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे हम लोग लिखते हैं ए और डी। क्या लिखते हैं? ए और डी। इसका मतलब क्या होता है? ए और डी का मतलब एनो डोमिनी कहा जाता है इसे, ठीक है। और हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बी सी ई का अर्थ भी बताया था। तो बी सी ई का अर्थ एग्जाम में पूछा भी गया है, सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वी सी ई का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। क्या होता है? कॉमन, बिफोर कॉमन एरा। अगर बी सी ई दिया गया है तो बिफोर कॉमन एरा होगा, और अगर सी ई दिया है तो कॉमन एरा होता है, ठीक है। और बी पी भी आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, इस तरह से बी और पी लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, ठीक है। बिफोर प्रेजेंट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही क्वेश्चन थे और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इतने क्वेश्चन कराए, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और अगर आप 20 या 25 मिनट में ये एक वीडियो देख लेते हैं, अगर आपका एक चैप्टर कवर हो जाता है तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आपका फ़ायदा ही है इसमें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ एवरीवन, तब तक के लिए बाय बाय।